विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत। हम विगत कक्षा में प्रतिरक्षा विज्ञान के अध्ययन में रत थे और उसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष ये एक चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। विगत कक्षा में हमने पढ़ा कि स्वभावज इन्नेट इम्यूनिटी की जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको बतलाया था कि ये एक प्रतिरक्षा का प्रकार है जिसके अंतर्गत हमारे शरीर में उपस्थित, शरीर के अंदर विभिन्न घटकों में, कोशिकीय घटकों में उपस्थित कुछ कोशिकाएं ये कार्य संचालित करती है और तुरंत, जैसा कि इस चित्र के अंदर आप देख रहे हैं, बाएं हाथ के ऊपर रैपिड रिस्पांस लिखा हुआ है। रैपिड रिस्पांस का मतलब है त्वरित कार्रवाई करते हुए आने वाले संक्रमणकारी रोगजनक को, संक्रमण को तुरंत ख़त्म करके या उसका भक्षण करके, फैगोसाइटिक एक्टिविटी करके उसका भक्षण करके उसे वहीं पर ही रोकने का प्रयास करती है। इसमें हमारी स्किन, हमारे एंजाइम, लाइसोजाइम्स, आंसुओं में, लार में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, हमने विगत कक्षा के अंदर आपसे बात करी थी। इसको यहाँ पर इस समय इन कोशिकाओं का और इस चित्र का उद्देश्य ये है कि हम आपसे बात शुरू करने से पहले ये समझा सकें कि ये कोशिकाएं किस प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ उपस्थित होती है। इसके अंदर इस चित्र में आप जो मैंने अभी इन्नेट इम्यूनिटी वाला जो एक गोल घेरा सा है उसमें जो इंगित कोशिकाएं, उनके नाम मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इनके उत्पत्ति और इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसमें मैक्रोफेजेस हैं, नेचुरल किलर सेल है, कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है। मैंने आपसे लास्ट विगत अध्ययन के दौरान कहा था कि कुछ कम्प्लीमेंट प्रोटीन को भी इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जो कि एक कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ काम करते हैं। वो हम अगले कक्षाओं में बात करेंगे। फिर श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुछ कोशिकाएं हैं, बेसोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, कुछ मास्ट सेल्स हैं और डेंड्राइटिक सेल्स हैं। ये वो कोशिकाएं जो इन्नेट यानी स्वभावज प्रतिरक्षा के अंदर हमें काम करती है, हमारी मदद करती है। जब कभी संक्रमण होता है या कोई अविश पैदा करता है कोई संक्रमणकारी, तो ये या कोई बाहर से आने वाले एजेंट के विरोध या रुकावट स्वरूप काम करती है ना। इनका एक, जब हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे और हमने आपसे कहा था, एक बहुत बड़ा योगदान है इन श्वेत रक्त कोशिकाओं का। इनमें से ल्यूकोसाइट्स, यहाँ तक कि उत्तक कोशिकाओं में ल्यूकोसाइट्स जो उत्तक कोशिकाओं से प्राप्त होती है और कुछ बोन मैरो में बनती है, ये सभी दो तरह से कार्य करती है और दो तरह से कार्य करके संक्रमण रोकने की कोशिश करती है। एक तो मैंने अभी आपसे कहा कि ये संक्रमणकारी को हमारे शरीर में घुस चुके हो या घुसने वाले हो या घुस गए हो, उनका भक्षण अर्थात फैगोसाइटोसिस करती है। दूसरा, एंटीबॉडी प्रतिरक्षियाँ बनाकर लिम्फोसाइट्स को सेंसिटाइज करती हैं। जो हमारे शरीर की लिम्फोसाइट्स हैं उनको सेंसिटाइज करती है उस संक्रमणकारी के प्रति, जिससे कि वो उस पर अटैक कर सके, उसके विपरीत कार्रवाई कर सके और उसे रोक सके। अच्छा, इन दोनों के अलावा ये संक्रमण को ये दोनों को रोकने के तरीके के अंदर जब हम ये बात इसको गौर से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमें ये जानना भी ज़रूरी कि ये जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ बन रही है, कहाँ से आ रही है। एक तरीके से श्वेत रक्त कोशिका जो यहाँ दर्शाई गई है, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स इत्यादि, ये एक तरह से चलती हुई इकाइयाँ हैं रक्षा तंत्र की। ये हमारे रक्त संचरण में लगातार चल रही है और इनकी उत्पत्ति आंशिक रूप से अस्थि मज्जा में और कुछ बाकी के लिम्फ टिश्यू में, जैसे मैंने पहले ऊपर कहा कि जैसे कुछ लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स लिम्फ टिश्यू में बनते हैं। उनमें से विशेष तौर पे स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स इत्यादि है। हाँ, विशेष तौर पे हमारी आंत की इपिथीलियम के नीचे पेयर्स पैचेस, ये बहुत प्रमुख और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो इनमें से ये यहाँ मौजूद होते हैं, यहाँ बनते हैं और ये हमारे बाकी शरीर में हमारे रक्त संचरण के माध्यम से पहुँचते रहते हैं। एक और विशेष बात
कि जो स्टेम सेल्स में यानी कि जहाँ बोन मैरो में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं वो लगभग जितनी सर्कुलेट हो रही है उससे 3 गुना हमारे श्वेत रक्त बोन मैरो में एकत्रित रहती है। आवश्यकता पड़ने पे तुरंत रिलीज़ करी जाए, जैसी की संवेदनाएँ आए यानी इन्फॉर्मेशन आए उसी हिसाब से इन्हें रिलीज़ किया जाता है। इधर दाहिनी साइड में अगर हम चित्र में देखें, जिसको मैंने अब थोड़ा बड़ा और आपको आसानी से दिख सके इस वजह से बड़ा किया है, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हिस्सा है। ये स्लो रिस्पॉन्स करता है ना। हमने हमारी विगत कक्षा में पढ़ा था कि ये वो एक्टिविटी है जो कि थोड़ा धीरे करती है, जब ये संक्रमण हो जाता है तो पश्चात करती है। इससे पूर्व पुनः इस तरफ आकर के मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इसमें दर्शाए गए कुछ कोशिकाएं जिनको कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगली कक्षा के अंदर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जरा मैं इनके नाम, इसमें कुछ तो है ग्रैन्युलोसाइट्स। इनमें 3 तरह के ग्रैन्युलोसाइट्स हैं जो यहाँ पर दिख रहे हैं। नीचे की तरफ से शुरू करें तो न्यूट्रोफिल, जैसा कि नाम बता रहा है, इयोसिनोफिल उससे ऊपर और बेसोफिल उससे ऊपर। ये न्यूट्रोफिल यानी न्यूट्र यानी जिसके अंदर कुछ ना हो। अभी सबसे पहले इयोसिनोफिल की बात कर लेते हैं। इयोसिनोफिल वो कोशिकाएं हैं जो इयोसिन अभिरंजक से अभिरंजित की जा सकती है और आसानी से अभिरंजित होती है, प्रेम करती है, इयोसिनोफिल। इस वजह से इसको ये नाम दिया। बेसोफिल बेसिक डाई या बेसिक स्टेन से स्टेन होते हैं, इसलिए इनको बेसोफिल्स नाम दिया। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल रहते हैं, इसलिए इनको न्यूट्रोफिल्स नाम दिया। ये ग्रैन्युलर अपीयरेंस लिए हुए हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, कणिकाएँ मौजूद होती है, इसलिए इन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स भी कहते हैं। ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी में मदद करते हैं। इनको एक और नाम दिया हुआ है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स इसलिए कहते हैं, पॉली मीन्स मल्टीपल, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस। तो इनके अगर आप न्यूक्लियस गौर से देखेंगे इस चित्र के अंदर तो ये कहीं ऐसे लग रहा है जैसे ज़्यादा मॉर्फ कई प्रकार के न्यूक्लियस मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें 2 कोशिकाओं को नहीं दर्शाया हुआ है। अभी बात करते वक्त आपसे और बात कर लेंगे कि देयर आर सर्टन मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स भी हमारे शरीर में लगातार घूमते रहते हैं, प्लाज्मा सेल्स घूमते रहते हैं। और ये प्लाज्मा सेल्स जब बन रहे होते हैं तो ये किस प्रकार बनते हैं वो हम अपनी अगली कक्षा में रखेंगे। तो बड़ी मात्रा में प्लेटलेट्स मौजूद हैं। ये प्लेटलेट्स भी श्वेत रक्त कोशिकाओं के मेगाकैरियोसाइट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बोन मैरो में ही पाई जाती है मेगाकैरियोसाइट्स। और इसके अलावा वापस हम इस डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये दूसरे जिसे आप एडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से देख रहे हैं और इस चित्र के अंदर दर्शाया गया बी सेल और टी सेल्स, ये लेट काम करती हैं। और हम जब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, हमने अपनी बात कर रहे थे हम कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित प्रतिरक्षा के दौरान 2 तरह से कार्य हो सकता है। एक हमने पढ़ा था ह्यूमरल इम्यूनिटी की तरह से कि तरल प्रकार की रोधक क्षमता, ये तरल प्रकार की रोधक क्षमता या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी AMI। मैंने एक डायग्राम और अपलोड किया था, उसके अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, लेकिन और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरी होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका वह हित प्रतिरक्षण या प्रतिरक्षा। इसके अंतर्गत कोशिकाओं, टिश्यू और लिम्फोब्लास्ट, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ये हम अपनी अगली क्लास में या अगली कक्षा के अंदर